हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके रंगमंच का एक चैप्टर जिसका नाम है आशु अभिनय और थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय। तो आज हम आपके इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आशु अभिनय है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो आशु अभिनय बिना पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किए जाते हैं। आशु अभिनय त्वरित रूप से किसी भी पद, भाव या विचार को मुख मुद्रा एवं शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत करना है। मैं थोड़ा रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बेटर तरीके से समझाया जाएगा। तो आशु अभिनय का मुख्य उद्देश्य भाषा, संचालन, गति आदि को कल्पना और भावात्मक स्मृति के माध्यम से ध्यान केंद्रित करते हुए दर्शकों तक पहुंचाना है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पैर, आँख, पद, चाप, भौं, मुंह, सिर, कमर आदि संचालन करते हुए भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने मस्तिष्क में उपजे भाव, विचार एवं बुद्धि का संतुलित उपयोग करते हुए अभिनय किया जाता है। देखो दोस्तों, सिंपल सा आपको समझना है कि आशु अभिनय क्या है। आशु अभिनय एक ऐसा अभिनय है, ये इसके द्वारा एक ऐसी एक्टिंग की जाती है जिसमें ज़्यादा तैयारी का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा अभ्यास करे बिना एक्टिंग करनी होती है। सिंपल सा है। आशु अभिनय का मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं की जाती। इसमें जो प्रैक्टिस की जाती है एक्टिंग करने की, वो बहुत कम होती है और बहुत ही जल्दी, जैसे कि मंच पर ही चले गए तो मंच पर जाते ही अपने आप ही सिचुएशन को परखते हुए, सिचुएशन जैसे जैसे बदल जाएगी तो आप अपने एक्टिंग में अगर तुरंत तुरंत बदलाव करते रहते हो तो वही है आशु अभिनय। इसमें त्वरित रूप से दिमाग का यूज़ करते हुए, बुद्धि का यूज़ करते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं और उसी हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ती है। मतलब क्योंकि हमने ज़्यादा अभ्यास तो किया नहीं है, इसलिए जो मस्तिष्क है उसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा रोल बढ़ जाता है। यहाँ पर आप इसे पूरा का पूरा, यहाँ यहाँ ये जो लाइन है आप इसे याद कर सकते हैं कि आशु अभिनय बिना पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किए जाते हैं। बिना पहले कोई तैयारी किए प्रस्तुत किए जाते हैं और इसमें फिर मतलब शारीरिक गतिविधियों के तहत ही प्रस्तुत की जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं तो शरीर के अंगों का तो प्रयोग करेंगे, तो ये सामान्य बातें हैं कि हम इसमें विचार अपने मुख या शरीर के अन्य अंगों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा एक्टिंग या अभिनय करते हैं। कुल मिलाकर अभिनेता द्वारा अभिनय दक्षता का सही मायनों में प्रदर्शन कर उसके द्वारा की जाने वाली मस्तिष्क त्वरित क्रिया की आशु अभिनय ही है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो जो अभिनेता है, जो व्यक्ति है, जो एक्टिंग कर रहा है, तो आशु अभिनय में जो मस्तिष्क के द्वारा समझकर तुरंत जो एक्टिंग की जा रही है उसे ही हम आशु अभिनय कहते हैं। क्या होता है आशु अभिनय में? तुरंत ही जो मस्तिष्क होता है वो सारी सिचुएशन को समझता है और फिर सिचुएशन के आधार पर वो एक्ट करता है, शरीर के द्वारा फिर वो एक्ट करवाता है। तो यहाँ पे मस्तिष्क का रोल पहले ही बता दिया था, ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा-सा जो वर्ड्स हैं वो थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में समझना है कि आशु अभिनय में ज़्यादा तैयारी नहीं की जाती है। इसमें त्वरित मतलब होता है तुरंत ही एक्टिंग कर दी जाती है और दिमाग की जो मतलब दिमाग का जो यहाँ पे भूमिका है, जो रोल रोल है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आशु अभिनय करने से पहले अभिनेता और अभिनेत्री को अपने मस्तिष्क में कार्य योजना बना लेनी चाहिए, तभी वह उसे सबके सामने साकार भी कर पाएगा। एक अच्छे आशु अभिनेता अभिनेत्री को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो कि निम्न प्रकार से बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए, आशु अभिनय का आपको मतलब समझ में आ गया है। हो सकता है कम आया हो अभी मतलब आपको समझ में, लेकिन आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे कि आशु अभिनय, जो व्यक्ति, जो अभिनेता, जो हीरो हीरोइन या जो भी व्यक्ति है जो आशु अभिनय करने जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपने मस्तिष्क में एक कार्य योजना, एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए कि मैं स्टेज पर जाऊंगा तो ऐसे ऐसे करूंगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा अभ्यास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी माइंड में आप एक कार्य योजना बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी आप जो भी चीज़ें आपने सोच रखी हैं उनको फिर हकीकत में मंच के ऊपर आप कर पाओगे। तो ये यहाँ पे अभिनेता और अभिनेत्री के लिए ये बात महत्वपूर्ण है।
अब एक अच्छा कोई अगर व्यक्ति अब कोई अभिनेता है जो आशु अभिनय करना चाहता है, तो उसको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आशु अभिनय करना चाहता है तो उसको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दी गई परिस्थिति अथवा प्रदत्त परिस्थिति का ज्ञान या समझ होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, अब कोई अभिनेता है, कोई अभिनेत्री है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, तो उसे अपनी परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अब किसी व्यक्ति को कोई भूमिका निभानी है, तो उसे उस किरदार की परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए कि वो किस परिस्थिति में है। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है, अब वो दुखी है, अगर वो गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसकी जो एक्टिंग होगी वो अलग होगी। मान लो कि आप एक व्यक्ति हो, अभिनेता के तौर पर आपको चुना गया और आपको एक गरीब की भूमिका निभानी है। आपको अब एक गरीब की भूमिका निभानी, तो आपको अपनी परिस्थितियाँ आपने समझी। आपको पता है कि मैं एक गरीब सिचुएशन में, मतलब एक गरीब इंसान हूँ, तो मैं अमीरों की तरह एक्टिंग नहीं करूँगा, कम से कम आपको इतना पता चल गया कि आप गरीब हैं। तो जो भी अभिनेता या अभिनेत्री है, उसे अपनी परिस्थिति पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी, मतलब जब वो डायलॉग वगैरह बोल रहा है, तो आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, आखिर माहौल किस चीज़ का है, परिस्थिति कैसी बनी हुई है, ये सारी चीज़ें उसे पता होगी, तभी वो अच्छे से एक्टिंग कर पाएगा या कर पाएगी। इसके अलावा कल्पना, आशु अभिनय का प्राण तत्व कल्पना है। देखो दोस्तों, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये जो आशु अभिनय है ये तुरंत होता है, इसमें तुरंत ही सारी कार्यवाही कराई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं, अगर आप आशु अभिनय सही से करना चाहते हैं, तो कुछ मुख्य बातें हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए होगा। जैसे कि दी गई परिस्थिति, आप कभी भी तुरंत एक्ट तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन क्या है। अगर आपको सिचुएशन नहीं पता, तो पहले आप पता करोगे सिचुएशन, उसके बाद कुछ जाके करोगे, तो यहाँ पे आप तुरंत काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको दी गई परिस्थिति पता होनी चाहिए। इसके अलावा कल्पना, जो भी आशु अभिनय व्यक्ति करने जा रहा है, जो भी जल्दी-जल्दी एक्टिंग करने जा रहा है व्यक्ति कोई स्टेज पर, देखो स्टेज पर कई बार क्या होता है, कुछ नई बातें भी आ जाती हैं और सामने वाला अगर कुछ कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डायलॉग्स भी बदलने पड़ जाते हैं और एक्टिंग में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है। इधर-उधर का मतलब है कि परिवर्तन जो हमने पहले योजना बनाई है, उसके अलग भी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें तभी कर पाएँगे जब हम अपने माइंड में एक कल्पना भी बना लेंगे कि हमें वहाँ पर ऐसी-ऐसी एक्टिंग करनी है, ये माहौल होगा। तो कल्पना आवश्यक है। इसके अलावा भावात्मक स्मृति, यह भी कल्पना का ही एक हिस्सा मानी जाती है। भावनात्मक स्मृति का मतलब है कि क्या हाव-भाव रखने हैं हमें, हमें किस तरह से इमोशंस को शो करना है, ये सारी इसकी भी एक कल्पना हमें कर लेनी चाहिए। जो अभिनेता या अभिनेत्री है उसको करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना, मंच से पहले और फिर मंच पर सारी क्रियाओं को ध्यान में रखकर आशु अभिनय को गति दी जाती है। दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने का यहाँ पर मतलब है कि जो भी आपको रोल प्ले करना है मंच के ऊपर, तो मंच से पहले आपको हर एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है कि आपको कौन-कौन सी गतिविधि मंच के ऊपर स्टेज पर करनी है। इसके अलावा है रचनात्मकता। रचनात्मकता एक ही तरीका अक्सर बोरियत को जन्म देने लगता है। प्रस्तुति और अभिव्यक्ति में समय-समय पर सृजनात्मक परिवर्तन करने से रचनात्मकता बनी रहेगी। इससे कलाकार को तो अच्छा लगेगा ही, साथ में जो दर्शक हैं उनको भी आनंद मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रचनात्मकता की बात की गई है। रचनात्मकता ये कि अगर हम स्टेज पर जा रहे हैं, अगर हम अभिनय या मंच पर कोई नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो कभी-कभी हमें थोड़ा-सा एक अलग तरह की एक्टिंग भी करनी चाहिए। अलग तरह का कहने का मतलब है कि हमें कुछ नया क्रिएट भी करना चाहिए, कुछ नई चीज़ भी उस नाटक में, उस मंच पर करनी चाहिए, जिससे कि एक रचनात्मकता पैदा हो सके। मतलब दर्शकों को अच्छा लगे। जैसे कि अगर एक ही तरीके की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो बोरियत पैदा करेंगी। अगर उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ नया चीज़ इसमें शामिल हो रही है, तो वो दर्शकों को मतलब मनोरंजित करेगी, दर्शक उसको देखते रहेंगे और कलाकार का हौसला भी बढ़ेगा। तो एक रचनात्मकता की इच्छा हमेशा ही होनी चाहिए, कुछ नया क्रिएट करने की जो इच्छा है, वो हमेशा ही होनी चाहिए अभिनेता के अंतर्गत। आत्मविश्वास, अब आत्मविश्वास कितनी बड़ी चीज़ है वो तो आप समझ ही सकते हैं। अभिनेता-अभिनेत्री के पास आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का संबल होना चाहिए, होना बहुत आवश्यक है। अपने आप पर भरोसा, प्रस्तुति को, ये जो मंच के ऊपर जो मतलब नाटक किया जा रहा है, उसको सफल और असफल बनाने की ताकत रखता है। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा इसे कंक्लूड करते हैं दोस्तों। देखो, कहने का मतलब है कि अभी हम बात कर रहे थे कि आशु अभिनय क्या है? आशु अभिनय को हमने समझ लिया था क्या है आशु अभिनय। अब आशु अभिनय अगर हमें सही से करना है तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी आवश्यक होती हैं। हमें का मतलब है जो भी व्यक्ति अब जो अभिनेता है, जो अभिनेत्री है, जो भी मंच के ऊपर कोई नाटक कर रहा है या कैमरे के सामने कोई एक्टिंग कर रहा है, तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि दी हुई परिस्थिति, उसे अपनी परिस्थिति पता होनी चाहिए, उसे कल्पना कर लेनी चाहिए कि उसे कैसी एक्टिंग या कैसा अभिनय करना है, उसे भाव कैसे व्यक्त करने वो याद रखने चाहिए उसको। इसके अलावा जो भी गतिविधियाँ की जानी हैं, जो भी मतलब वो अभिनय करेगा, जो कार्य उसे करने हैं मंच के ऊपर, वो सारे के सारे उसे ध्यान रहने चाहिए। रचनात्मकता, कुछ नया करने की जो इच्छा है वो सदैव ही उसके साथ होनी चाहिए, और इन सबसे भी बढ़कर जो चीज़ है वो है आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा व्यक्ति में, तो वो स्टेज पर जाकर मतलब कुछ बोल नहीं पाएगा, वो घबरा सा जाएगा। तो फिर वो एक्ट कैसे करेगा, एक अभिनय कैसे करेगा? तो आशु अभिनय के लिए ये आवश्यक है कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि अब अगर हम जल्दी-जल्दी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई काम जल्दी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपका कॉन्फिडेंस हर एक चीज़ को बिल्कुल सही साबित कर देगा। कई बार क्या होता है, हम जल्दी-जल्दी में कुछ अपने डायलॉग्स को कुछ गलत बोल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस है, तो वो गलत से तुरंत ही सही पर भी आ जाता है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो व्यक्ति फिर नीचे ही चला जाता है और वो फिर घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने आशु अभिनय को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, जो भी बातें थी हमने कर ली। अब हमें बात करनी है थिएटर गेम्स की। अब ये क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए, रंगमंच और जीवन में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए ये आवश्यक है। खेल बार-बार दोहराने की प्रक्रिया में क्रियात्मक रूप से सोचना, बुद्धि और स्मरण शक्ति पर जोर डालना, खेल-खेल में कुछ बनाना, कोई जीव-जंतु बनना, अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करना आदि सभी खेल बच्चे के विकास में साधक बन जाते हैं। इसके अलावा खेल के दौरान हँसना, रोना, लड़ना, चिल्लाना, कूदना, भागना, एक जगह बैठ जाना जैसी क्रियाएँ जैसे मानसिक और शारीरिक रूप से सबल बनाती हैं, यानी कि मजबूत बनाती हैं। देखिए दोस्तों, रंगमंच में हम अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिएटर गेम की। थिएटर का मतलब आप समझते ही हैं। यहाँ पे अब बात हो जा रही है फ़िल्म इंडस्ट्री की, जो रंगमंच सजाया जाता है, जो नाटक वगैरह किए जाते हैं, उनकी बात है थिएटर। लेकिन थिएटर के साथ में यहाँ पे गेम्स आया है। मतलब ये कि थिएटर गेम का मतलब आप समझ सकते हैं, जो रंगकर्मी होते हैं, जो अभिनेता हो गए, अभिनेत्री हो गए, या मंच के ऊपर नाटक करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए गेम भी आवश्यक हैं। यूँ तो कहा जाए तो जो गेम है, अगर हम गेम या खेल की इम्पोर्टेंस की बात करें, तो खेल तो रंगमंच और सभी के जीवन में आवश्यक है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्वाभाविक चीज़ है, और जैसा कि हम जानते हैं कि खेलने से हम बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने से हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमारे याद करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। हम खेलते ही खेलते कुछ नई चीज़ भी बना देते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, भागते हैं। इन सभी के कारण व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो होता है। व्यक्ति जो है, या जो भी व्यक्ति खेलता है, उसका मानसिक और शारीरिक रूप से वो व्यक्ति काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आप खेल की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। नाटक में खेल की ज़रूरत और महत्व पर निर्देशक पुंज प्रकाश बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। अब नाटक में किस तरह से ये खेल ज़रूरी है, इस पर एक निर्देशक, एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है पुंज प्रकाश। तो वो बताते हैं, वो कहते हैं, नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा या प्ले कहते हैं। प्ले का अर्थ है प्ले का अर्थ खेल भी होता है और खेलना भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड्स को समझिए। जो आज हम, जैसे कि नाटक, आज हम रंगमंच की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा, और इंग्लिश में ही इसको प्ले भी कहा जाता है। तो आप खुद सोचिए कि नाटक को ही खेलना भी कहा जाता है, क्योंकि प्ले का अर्थ क्या है? खेलना। तो नाटक का एक तरह से अर्थ खेलना भी हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे मीनिंग को समझिए। और आपने मतलब अगर हम कॉलेज वगैरह की बात करें, तो कभी एक कोई ड्रामा वगैरह किया जाता है, या कभी कोई नाटक किया जाता है, तो उसको प्ले कहा जाता है, कि हम एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो प्ले का मतलब हम नाटक से जोड़ते हैं, लेकिन प्ले का मतलब अंग्रेजी में तो हिंदी में अगर अगर हम करें प्ले का मतलब, इंग्लिश से हिंदी में करें, तो उसका मतलब शाब्दिक अर्थ खेलना ही होता है। तो यहाँ पे खेलने की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं रंगमंच के अंतर्गत।
थिएटर गेम्स छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत, स्वयं को अभिव्यक्त और परिष्कृत कर प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। जो दोस्तों ये जो गेम्स होते हैं थिएटर गेम्स, ये छात्रों को या जो अभिनय करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो छात्र हैं, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से, दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत बनाते हैं। उनको स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति देते हैं, उनके मन को काफ़ी शुद्ध करते हैं, काफ़ी उनको फ्रेश रखते हैं। तो यहाँ तक हमने दोस्तों थिएटर गेम्स को थोड़ा-सा समझा, बस हल्का-हल्का यहाँ पे हमने थोड़ा-सा खेल के महत्व को समझा। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से रंगमंच में खेल की इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से जुड़ा है। अब यहाँ पे इसको एक अरेंज फॉर्म में बात करते हैं कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है। डायरेक्टली पॉइंट-पॉइंट में बात कर लेते हैं कि ये जो गेम्स होते हैं, इनकी रंगमंच के अंतर्गत क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगी है, क्या यूज़ है इसका। और अभी हमें लास्ट में बात करनी है इसके प्रकारों की। जो गेम्स होते हैं, उसके जो थिएटर गेम हैं, उसके कुछ प्रकार हैं, तो हम लास्ट में उनको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन गेम्स की उपयोगिताओं की। तो देखिए दोस्तों, ये जो गेम्स हैं, ये रंगकर्मी छात्र ध्यान केंद्रित करना सीखता है। जो खेल वगैरह होते हैं, उससे जो रंगकर्मी छात्र होता है, जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति नाटक में काम करता है, या जो एक्टिंग करने की जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उनके ध्यान केंद्रित करने में ये काफ़ी सहायक होता है। इससे जो रंगकर्मी है वो ध्यान केंद्रित करना सीखता है, त्वरित प्रतिक्रिया देना सीखता है, मतलब किस तरह तुरंत जवाब देना है, तुरंत तुरंत रिस्पॉन्ड देना है, ये सीखता है। टीम में काम करना सीखता है, जाहिर सी बात है, सब लोग मिलकर काम, मतलब मिलकर खेलते हैं। देखो, खेल एक अच्छी चीज़ है जिससे कि आप टीम भावना देख सकते हैं। देखो, खेल में क्या होता है, हम लोग टीम बनाकर जब खेलते हैं, तो उससे ये होता है कि हमें अपनी टीम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साह भर जाता है, और हम एक टीम भावना के तहत, मतलब मिलकर काम करते हैं। तो खेलों से ये होता है कि टीम भावना में काम करना आसान हो जाता है व्यक्तियों के लिए, टीम पर विश्वास करना सीख जाता है व्यक्ति, आत्मविश्वास अपने पर और अपनी टीम पर। जो रंगकर्मी होता है, जो नाटक में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो छात्र होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, तो जब वो खेलते भी हैं, तो उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है, अपनी टीम पर विश्वास भी करते हैं वो। किसी के साथ जुड़ने की क्षमता का विकास, किसी के साथ कैसे जुड़ना है, जुड़ाव की भावना है, उसका विकास होता है। अपने साथी कलाकार को प्रति उत्तर देने की कला का विकास, जो हमारा जो साथी कलाकार है, उसको उत्तर कैसे देना, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सीखता है व्यक्ति। आपसी संयोजन, कैसे मिलकर काम करना है, कैसे योजना बनानी है मिलकर, इसको सीखता है। आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति का निर्माण, आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ, एक लीडरशिप की भावना आ जाती है। नए वातावरण से पहचान, अब कोई नया वातावरण, कोई नई परिस्थिति भी पैदा हो जाए, तो उससे भी व्यक्ति अवगत हो जाता है उससे। जैसे कि खेलते खेलते कई बार व्यक्ति नए वातावरण से मतलब रूबरू होता है, उसे कोई नई सिचुएशन दिखाई देती है, जिससे वो कई सारी चीज़ें सीखता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, एक जो व्यक्ति की जो क्षमता है उसका विकास होता है, एबिलिटी एनहेंस होती है, काफ़ी बढ़ जाती है, जो क्षमता है व्यक्ति की वो बढ़ जाती है। निरीक्षण करने की क्षमता का विकास, देख रेख करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी कि एक खेल के रंगमंच में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझा कि एक रंगमंच के छात्र को क्या लाभ होता है थिएटर गेम्स खेलने के। जैसे कि एक रंगमंच का व्यक्ति अगर थिएटर गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, मतलब गेम्स को खेलता है, अब कौन-कौन सी गेम्स है अभी हम उनकी बात कर लेंगे। लेकिन अगर वो गेम्स को खेलता है तो उसका ध्यान केंद्रित होता है, वो जवाब देना सीखता है, किस तरह से उसे टीम में काम करना है, टीम की भावना को वो देखता है, सीखता है, टीम पर विश्वास करना सीखता है, इत्यादि आदि चीज़ें वो सीखता है एक थिएटर गेम से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थिएटर गेम्स के प्रकारों की। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थिएटर गेम्स के प्रकारों की। देखिए देखिए दोस्तों, उपयोगिता को हमने समझ लिया, अब हम बात कर रहे हैं प्रकारों की। अब हम प्रकारों को देख लेते हैं कि थिएटर गेम्स के कौन-कौन से प्रकार हैं। थिएटर गेम्स के अनेक रूप होते हैं। इनकी इनकी प्रैक्टिस निर्देशक समय समय पर करवाता है। कुछ रंगमंचीय खेल नियमित रिहर्सल आरंभ होने से पहले खेले जाते हैं, तो कुछ रिहर्सल के अनिवार्य हिस्से के रूप में खेले जाते हैं। कुछ थिएटर गेम्स का परिचय निम्न है, मतलब कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसओएल की रीडिंग से यहाँ पे मटेरियल लिया गया है, तो आप ये ना सोचें कि मटेरियल ख़राब होगा। अब यूज़फुल है तो यहाँ पे ले लिया गया है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि बेकार मटेरियल है तो आप चले जाएँ,
प्लीज़ वीडियो को छोड़ना मत। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब प्रकारों की, तो आप प्रकारों को जल्दी से देख लीजिए। अब कैसे यहाँ पे नाम कुछ देखो, यहाँ पे प्रकार कहना गलत होगा। यहाँ पर कुछ थिएटर गेम्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि एक नाम है क्या आप क्या कर रहे हैं, एक खेल का नाम है कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें क्या होता है अब हम देख लेते हैं। इस खेल में इसमें छात्र कमरे में सब जगह फैल जाते हैं, कोई रस्सी कूदते, कोई चलते, कोई नृत्य करते। यह सभी क्रियाएं जल्दी जल्दी की जाती हैं। जब उन्हें रुकने के लिए स्टॉप बोला जाता है तो उन्हें उसी अवस्था में रुकना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा गेम है जिसमें कि एक तरह से स्टैचू कहने वाला गेम आप इसे कह सकते हो। पहले एक कमरे में छात्र गए, एक बड़ा सा कमरा है, तो जितने भी छात्र हैं, छात्र का मतलब आप स्टूडेंट समझो, लेकिन कौन से स्टूडेंट? वो स्टूडेंट जो रंगमंच करेंगे, जो प्ले में जो ड्रामा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो स्टूडेंट है यहाँ पर छात्र। ठीक है, जो एक्टिंग करने जा रहा है, चाहे वो एक अभिनेता ही क्यों ना, उसको भी छात्र कहा गया है। तो कई सारे गेम खिलाए जाते हैं, तो एक गेम है उन लोगों के लिए, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कमरे में जाते हैं व्यक्ति और उनको अलग अलग कार्य करने होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते रहते हैं और उनकी उसी क्रियाओं के दौरान उन्हें स्टॉप कह दिया जाता है और वो जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में उन्हें रुकना पड़ता है। तो ये एक गेम था। इसमें जो इसकी जो अवधि है, इसकी वो जो अवधि है, मतलब टाइम पीरियड कितने मिनट का होता है, ये तो लगभग 5 से 10 मिनट का ये गेम होता है। 5 से 10 मिनट का गेम है और इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। यहाँ आगे लिखा है कि फ्रीज रहना होगा, मतलब वही कि स्टैचू बने रहना होगा अगर उन्हें स्टॉप कर कह दिया गया तो। दूसरा यहाँ पे गेम है सुरक्षित हाथ। गेम का नाम है सुरक्षित हाथ। एक जैसी कद काठी के छात्रों का समूह बना दिया जाता है, किसी एक छात्र को सर्कल में खड़ा करके उसे निर्देश दिए जाते हैं। अब ये थोड़ा अजीब सा गेम है, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। यहाँ पर है कि एक जैसी कद काठी के छात्रों को एक समूह बना दिया जाता है, जो लगभग जिसमें एक ही जैसे छात्र होते हैं, जिनकी हाइट वगैरह समान होती है, और फिर उन्हीं में से एक छात्र को सर्कल में खड़ा कर दिया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है। निर्देश का मतलब उसे कुछ कहा जाता है और उसे वही करना पड़ता है। ये एक खेल है जिसमें 6 या 6 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, 6 से कम नहीं हो सकते, और ये इसका टाइम पीरियड है। अब मैं कंक्लूड भी करूँगा, आपको क्या इसे पूरा याद करना है या नहीं करना, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। पीठ को छूना। अब ये क्या है, सभी को बैठने के लिए बोला जाता है। बैठने की अवस्था ऐसी हो जिसमें सभी की पीठ से पीठ मिले। अब ऐसे देखो, सभी लोगों को बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक दूसरे की पीठ से वो चिपके रहें, एक से दूसरे की पीठ से वो मिलें। फिर उन्हें उसी अवस्था में खड़ा होना है। जब वो खड़े हो जाएं तो दोबारा बैठने को बोलना है। मतलब ये एक तरह से मनोरंजन के लिए पीठ को छूना एक मनोरंजन का एक गेम है। यहाँ पे हार जीत नहीं है, एक मनोरंजन के लिए एक खेल है। इसमें भी 6 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। आँख मिचौली के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। एक जैसी कद काठी के हिसाब से छात्रों को बांटा जाएगा। फिर उन्हें एक दूसरे के सामने इस तरह खड़ा होना है कि पैर के आगे की अंगुलियां आपस में मिलें। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पीछे होना है, फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में लौटना है। देखो दोस्तों, आँख मिचौली गेम तो खेला था, बट ऐसा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लिखा है तो हमें यही मानना पड़ेगा कि रंगमंच के अंतर्गत इस तरह का आँख मिचौली नाम का एक खेल खेला जाता है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, लेकिन अभी उस पर बात करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो एक खेल है ऊपर उठाना। एक छात्र अपने हाथ ऊपर की तरफ सीधे रख कर खड़ा होगा, उसके अन्य साथी उसे उसी अवस्था में उठाने की चेष्टा करेंगे। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। मतलब यह है कि एक छात्र, एक स्टूडेंट जो भी होगा, वो ऊपर हाथ करके सीधे खड़ा रहेगा और उसी अवस्था में उस दूसरे साथी उसको उठाने का प्रयत्न करेंगे। ताली के बीच संवाद। सभी छात्रों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाए। दोनों टीमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी। पहली टीम का नेता दूसरी टीम से कोई भी प्रश्न करेगा, उसके अन्य सदस्य लय में वही प्रश्न दोहराएंगे। दूसरी टीम के जवाब भी यही प्रक्रिया रहेगी। मतलब यह है कि एक टीम का एक जो नेता है वो प्रश्न पूछेगा, फिर दूसरी टीम के नेता को आंसर देना पड़ेगा, और दूसरी टीम के जो नेता के अलावा, मतलब लीडर के अलावा जो दूसरे सदस्य हैं, वो भी जब आंसर देंगे तो पीछे पीछे वो बोलेंगे। जैसे कि जो लीडर है उसने जब क्वेश्चन पूछा
तो वो पहले क्वेश्चन बोलेगा, उसके बाद जो उसकी टीम के दूसरे मेंबर है वो क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, और जो मेन जो लीडर होगा दूसरी टीम का वो आंसर देगा, और उसके जो साथी हैं वो उस आंसर को रिपीट करेंगे। ताली के बीच संवाद इसका नाम दिया गया है। किसे चुना जाए, अभी मैं बस रीड करके आपको एक हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा। किसे चुना जाए, ये खेल का नाम है, ये इसका समय है, इसमें इतने सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसमें गेम जब तक समाप्त ना हो जाए बोलना मना है। जब तक समाप्त ना हो मतलब इसमें बोलना मना है। इनका प्रमुख किसी एक छात्र से बोलेगा, किसी एक को चुनने को जिसे कंधे पर उठा सके। ग्रुप के सारे सदस्य उसके इर्द गिर्द घेरा लगाएंगे। कुछ करते हुए कुछ कहना, ये खेल का नाम है। आकार बनाना, ये खेल का नाम है। इनको एक बार देख लेते हैं। छात्र एक वृत्त के अंदर खड़ा होगा, फिर पहला छात्र अजीब सी हरकत में कुछ भी खाता हुआ अभिनय एक्टिंग करेगा। इस खेल की अनेक अवस्थाएं हैं। इसके अलावा जो आकार बनाना है, तो शिक्षक सभी छात्रों को दो समूह, यहाँ पे जो टीचर है वो एक तरह से डायरेक्टर की तरह काम करेगा। शिक्षक सभी छात्रों को दो समूहों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सभी जोड़े अलग अलग भाव के साथ अलग अलग दिशा में जाएंगे। अजीब तरह मुंह हाथ से तरह तरह की आकृति इनके द्वारा बनाई जाएगी। इसके अलावा है रेखा की पहचान करना, और यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा जो खेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं भूत नहीं हूँ, इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं क्या है ये। इसमें भूत के रूप में एक जोर से चिल्लाएगा। अगर छात्र भी आपको देख रहा है तो आप दोनों को आ चिल्लाना होगा। अगर चिल्लाते हुए नीचे गिरे समझो दोनों खिलाड़ी बाहर हैं। अगला राउंड बाकी बचे छात्रों के साथ होगा। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी खिलाड़ी बचा है। इसके बाद है नाम खेल। इसके बाद है गिनती गिनना। गिनती गिनने को एक बार देख लेते हैं। किसी निश्चित संख्या तक गिनती गिनी जाएगी, जिसे जल्दी जल्दी बोल कर पूरा करना होगा। अन्य खिलाड़ी द्वारा व्यवधान भी डाला जा सकता है, मतलब रुकावट भी डाली जा सकती है। तो गिनती गिनना दोस्तों काफ़ी आसान खेल लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है। आपको मतलब एक टारगेट देना है कि जल्दी जल्दी आपको गिनती गिननी है। हाँ, बस आप बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे इस गेम में। तो कहने का मतलब है, आप कंक्लूड करते हैं, इतना ज़्यादा आगे ध्यान नहीं देते हैं। देखो पहले यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे गेम्स के नाम, ये सारे के सारे जो गेम्स हैं वो रंगमंच से संबंधित है। रंगमंच मतलब रंगमंच आप समझ रहे हैं, जो नाटक वगैरह, जो प्ले वगैरह कराया जाता है, जो ड्रामा वगैरह होता है, यानी जो कैमरास के सामने भी कई बार एक्टिंग वगैरह की जाती है, तो वहाँ पर भी कई सारे खेल खिलाए जाते हैं। तो खेल बहुत सारे हैं। नाटक में व्यक्ति को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए भी खेल खिलाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता को हमने देख लिया, लेकिन बहुत सारे नाटक मतलब खेल हैं। इन खेलों के अलावा भी बहुत सारे खेल हैं। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो खेल हैं क्या हमें इनको याद करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताऊँ तो ये जो खेल हैं वो इन जो ये रंगकर्मी जो स्टूडेंट हैं, जो रंगकर्मी जो व्यक्ति हैं, उनके मनोरंजन के लिए है। उनको किस तरह से उत्साहपूर्वक रखा जा सके, उनके विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, उनके अंदर टीम भावना कैसी लाई जाए। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग अजीबोगरीब तरह के दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको क्या इनको अच्छे से याद करना है या नहीं, तो देखो दोस्तों, ये जो खेल के प्रकार कहे गए हैं इनको, तो आप यहाँ पे जितने भी खेल के नाम हैं आप वो याद कर सकते हो। लगभग आप 10 याद कर लीजिए, बहुत हो जाएंगे। 10 खेलों के नाम याद कर लीजिए। अगर आप ये याद कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर याद नहीं कर पा रहे तो आप ये जो तरीके हैं खेल के, इनको आप स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। हल्का हल्का याद कर रहे हो तो ठीक, कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इनको आप छोड़ सकते हो। बस अगर आप समझ जाओ हल्का हल्का तो आप यहाँ पे बनाकर भी लिख सकते हो इनके साथ में। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे खुद ही यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि जो खेल के तरीके हैं इन्हें ज़रूरी नहीं कि आप याद करें, बाकी खेल के नाम याद कर लीजिए कि बहुत सारे जो खेल हैं वो कराए जाते हैं थिएटर गेम्स के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा कैसे आपको याद करना है, कैसे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी आप देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो यही कहूँगा कि एक बार वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, अपना कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।